हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, हम सीटेट के लिए सीडीपी की क्लासें कर रहे थे। प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम 2021 में जो भी सेट पूछे गए थे उन सभी को हम कवर कर रहे थे। तो उसमें हम पहली क्लास कर चुके थे। ये रहेगी हमारी क्लास सेकंड। ये हमारी दूसरी क्लास है। यूथ कंपटीशन बुक को हम देखेंगे। इसमें यूथ कंपटीशन ने 2022-23 के लिए ये न्यू एडिशन निकाला है, जिसमें सीटेट, एमपीटेट, बीटेट, यूपीटेट सभी का कॉम्बिनेशन दिया है। लेकिन हम अभी सीटेट ही देख रहे हैं क्योंकि हमारा 20 अगस्त में सीटेट का एग्ज़ाम होने वाला है। उसको ध्यान में रखते हुए हम सीटेट देख रहे हैं। इस किताब में 5010 प्लस क्वेश्चन हैं और 167 प्लस सेट्स हैं। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को ज़रूर दबा लेना। तो तब वीडियो को दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे और भी लोगों को फ़ायदा हो सके। तो दोस्तों, इन 2021 के पेपर्स को करने से हमें फ़ायदा ये रहेगा कि जो भी हमारा पेपर आएगा 20 अगस्त वाला 2023 वाला, उसमें हमें इसमें से डिक्टो क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। क्योंकि इतने सेट्स हो चुके हैं 2021 में, क्वेश्चन और कहाँ से बनेंगे, क्वेश्चन यहीं से उठ करके आएंगे। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। दूसरा सेट स्टार्ट करते हैं हम। तो दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन है, बाल विकास में संवेदनशील अवधि यानी कि सेंसिटिव पीरियड का क्या अर्थ है। ऑप्शन ए, केवल संज्ञान और सीखने में तेज़ी से प्रगति से संबंधित अवधि है। ऑप्शन बी, विशिष्ट क्षमताओं के विकास के लिए इष्टतम अवधि है। ऑप्शन सी, वह काल जिसमें केवल भाषाई विकास को गति दी जाती है। या ऑप्शन डी, वह अवधि जिसमें शारीरिक वृद्धि अपने चरम पर होती है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वह अवधि जिसमें शारीरिक वृद्धि अपने चरम पर होती है। सॉरी, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा इसका। विशिष्ट क्षमताओं के विकास के लिए इष्टतम अवधि है सेंसिटिव पीरियड। विशिष्ट क्षमताओं के विकास के लिए इष्टतम अवधि सेंसिटिव पीरियड कहलाती है। बाल विकास में संवेदनशील अवधि का अर्थ विशिष्ट क्षमताओं के विकास के लिए इष्टतम अवधि है। संवेदनशील अवधि संवेदनशीलता के स्तर को बदलने की प्रक्रिया है, जो बड़े होने के एक निश्चित चरण में प्रवेश से उकसाती है। संवेदनशील अवधि जीवन की सीढ़ी में एक प्रकार का कदम है, जहां एक व्यक्ति कुछ गुणों के गठन के लिए सभी अनुकूल परिस्थितियों से मिलता है। ऐसी अवधियों का एक उदाहरण 1.5 से 3 वर्ष की आयु है, जब बच्चे भाषा कौशल विकसित करना शुरू करते हैं। यानी कि भाषा कौशल कब विकसित होता है? 1.5 से 3 वर्ष की आयु में। विभिन्न कौशलों के विकास में महत्वपूर्ण घटक सामाजिक वातावरण और शिक्षकों का प्रभाव है। संवेदनशील अवधियों के दौरान बच्चों की क्षमताओं को अधिकतम रूप से विकसित करने का एक बड़ा अवसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना, क्वेश्चन नंबर 2। सेफेलोकॉर्डल प्रिंसिपल, जो हमने पीछे पुराने सेट में पढ़ चुके हैं। सेफेलोकॉर्डल प्रिंसिपल यानी विकास का शीर्षगामी सिद्धांत प्रतिपादित करता है कि ऑप्शन ए, विकास सिर से पांव तक होता है, यानी कि डेवलपमेंट प्रोसेस फ्रॉम हेड टू टो। यही सही ऑप्शन है, हमने पढ़ा भी था, ये सर से पांव की तरफ होता है विकास। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। किस अवधि के दौरान विचार अमूर्त और आदर्शवादी हो जाता है? शैशवावस्था में, या ऑप्शन बी प्रारंभिक बचपन, या ऑप्शन सी मध्य बचपन, या ऑप्शन डी एडोलसेंस किशोरावस्था। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा एडोलसेंस किशोरावस्था। किशोरावस्था की अवधि 12 से 18 वर्ष की होती है, के दौरान विचार अमूर्त और आदर्शवादी हो जाते हैं। इस अवधि में बालक 2 अवस्थाओं में रहता है, ना तो उसे बालक ही समझा जाता और ना ही प्रौढ़ के रूप में स्वीकृति मिलती है। इस अवधि में मानसिक योग्यताओं का तीव्र गति से विकास होता है। जिज्ञासा, स्मृति, कल्पना, सृजनात्मकता, तर्कशक्ति, निर्णय लेने की क्षमता अधिक विकसित हो जाती है। इस अवधि में बालक समूह को महत्व देना, समाज सेवा की भावना, ईश्वर व धर्म में विश्वास, स्वाभिमान की भावना आदि पर बल देने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है हमारा? पियाजे के सिद्धांत में संज्ञानात्मक प्रणाली के लिए स्कीमाओं को पुनर्व्यवस्थित करना
उन्हें स्कीमाओं से जोड़ने को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए एसिमिलेशन यानी समायोजन, ऑप्शन बी एकोमोडेशन यानी अनुकूलन, ऑप्शन सी ऑर्गेनाइजेशन यानी संगठन, या ऑप्शन डी मैचुरेशन यानी परिपक्वता। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन यानी संगठन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पियाजे के सिद्धांत में संज्ञानात्मक प्रणाली के लिए स्कीमा को पुनर्व्यवस्थित करना, उन्हें स्कीमाओं से जोड़ने को संगठन कहा जाता है। दूसरे शब्दों में संगठन से तात्पर्य प्रत्यक्षीकृत और बौद्धिक सूचनाओं का सार्थक पैटर्न, जिन्हें बौद्धिक संरचना कहते हैं, में व्यवस्थित करने से होता है। प्रत्येक व्यक्ति अपनी स्वयं की बौद्धिक संरचनाओं का निर्माण करता है, जो वातावरण के साथ समायोजन करने में उसके ज्ञान तथा कार्यों को संगठित करती है। व्यक्ति मिलने वाली नवीन सूचनाओं को इन पूर्व निर्मित बौद्धिक संरचनाओं में संगठित करने का प्रयास करता है, परंतु कभी कभी वह इस कार्य में सफल नहीं हो पाता, तब वह अनुकूलन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? खाली जगह में बच्चे मानसिक रूप से समस्याओं को हल कर सकते हैं, लेकिन समस्याओं को स्वयं सामग्री से संबंधित होना चाहिए, ना कि प्रतीकों से। तो क्या ऑप्शन ए अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था यानी कि फॉर्मल ऑपरेशनल, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कंक्रीट ऑपरेशनल, सेंसरी मोटर संवेदी चालक अवस्था, प्री ऑपरेशनल पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कंक्रीट ऑपरेशनल मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि चीज़ों को वो प्रत्यक्ष रूप से देख करके उसका सॉल्यूशन दे रहा है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष की होती है, बच्चे में उम्र में होती है। में बच्चे मानसिक रूप से समस्याओं को हल कर सकते हैं, लेकिन समस्याओं को स्वयं सामग्री से संबंधित होना चाहिए, ना कि प्रतीकों से। इस अवस्था में बालकों में यह योग्यता विकसित हो जाती है कि वह वस्तुओं को कुछ भागों में विभक्त करते हैं तथा इन भागों से संबंधित समस्याओं पर तार्किक चिंतन करते हैं। इस अवस्था में बालकों में आत्मकेंद्रित प्रवृत्ति कम होने लगती है और वे अपने बाह्य जगत को अपेक्षाकृत अधिक महत्व देना प्रारंभ कर देते हैं। बालक विचारों की विलोमीयता, संरक्षण तथा क्रमबद्धता व पूर्ण अंश संप्रत्ययों का उपयोग कर लेते हैं 7 से 11 वर्ष की उम्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। सामाजिक निर्माणवादी सिद्धांतवादी बच्चे को किस तरह देखते हैं? सामाजिक और निर्माणवादी यानी कि सोशो कंस्ट्रक्टिविस्ट जो होते हैं, वो बच्चे को किस तरीके से देखते हैं? एक कोरी पट्टी, ऑप्शन बी ज्ञान के निष्क्रिय प्राप्तकर्ता, या ऑप्शन सी ज्ञान के निर्माण में शामिल सक्रिय प्राणी, या ऑप्शन डी लघु वयस्क। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है, ज्ञान के निर्माण में सक्रिय प्राणी। सामाजिक निर्माणवादी सिद्धांतवादी बच्चे को ज्ञान के निर्माण में शामिल सक्रिय प्राणी के रूप में देखते हैं। इनके द्वारा गतिविधि आधारित अधिगम प्राप्त करने की रणनीति को बढ़ावा देने पर बल देते हैं। बच्चों का आपस में चर्चा करते हुए समूह में कार्य करने एवं बच्चों की व्यक्तिगत ज़रूरतों का ध्यान रखा जाता है। यह बच्चों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करता है और सहपाठियों को पढ़ाने में बढ़ावा देता है। इस दृष्टिकोण में खोजी अधिगम, सहकारी शिक्षा, सामूहिक गतिविधि आदि पर बल दिया जाता है। अतः यह शिक्षण की एक ऐसी रणनीति है जिसमें बच्चों के पूर्व ज्ञान, अवस्थाओं और कौशलों का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। छात्रों के बीच संवाद को प्रोत्साहित करना और पाठ प्रदान करना किसका उदाहरण है? समीपस्थ विकास का क्षेत्र बनाना, या ऑप्शन बी प्रतिक्रियाओं का अनुबंधन, ऑप्शन सी सकारात्मक पुनर्वलन, या ऑप्शन डी सीखने का हस्तांतरण। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्रिएटिंग अ जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, समीपस्थ विकास का क्षेत्र बनाना। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं इसका क्या दे रखा है। बच्चों के बीच संवाद को प्रोत्साहित करना और पाठ प्रदान करना समीपस्थ विकास का क्षेत्र बनाने का उदाहरण है। वाइगोत्स्की के अनुसार अधिगम की सामाजिक अंतःक्रिया की प्रक्रिया में बालकों के वास्तविक विकास यानी बिना किसी मदद के
स्तर से संभावित विकास सहायता से किसी कार्य को करने में सक्षम के स्तर की ओर ले जाने का प्रयास किया जाता है। वाइगोत्स्की ने इसे समीपस्थ विकास क्षेत्र यानी कि जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट की संज्ञा दी है, अर्थात बच्चा जो कर रहा है तथा जो करने की क्षमता रखता है के बीच के क्षेत्र को संभावित विकास का क्षेत्र कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। किसने प्रस्तावित किया कि नया ज्ञान बच्चे के मौजूदा ज्ञान और समर्थन के साथ जानने में सक्षम होने के बीच के अंतर में निर्मित होता है? ऑप्शन ए लेव वाइगोत्स्की, या ऑप्शन बी जीन पियाजे, या ऑप्शन सी हार्वर्ड गार्डनर, या ऑप्शन डी इवान पावलोव। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लेव वाइगोत्स्की। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है इसका, लेव वाइगोत्स्की। लेव वाइगोत्स्की ने प्रस्तावित किया कि नया ज्ञान बच्चे के मौजूदा ज्ञान और समर्थन के साथ जानने में सक्षम होने के बीच के अंतर में निर्मित होता है। इनके अनुसार अधिगम सर्वप्रथम बालक तथा वयस्क, जिसमें जो अधिक ज्ञानवान होगा, के बीच होता है। दूसरों के साथ अंतःक्रिया तथा सहयोग द्वारा जानने की प्रक्रिया गुणात्मक रूप से श्रेष्ठ होती है। वाइगोत्स्की के अनुसार अधिगम व विकास सांस्कृतिक व सामाजिक वातावरण की मध्यस्थता के साथ चलते हैं, अतः इन्होंने संज्ञानात्मक विकास की प्रकृति को सामाजिक माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। इनमें से कौन सी स्थिति बाल केंद्रित कक्षा का उदाहरण है? बाल केंद्रित कक्षा यानी कि एक कक्षा, ऑप्शन ए एक कक्षा जिसमें छात्र समूह में बैठे हैं और शिक्षक बारी बारी से प्रत्येक में जाते हैं। ऑप्शन बी एक कक्षा जिसमें छात्रों का व्यवहार शिक्षक द्वारा दिए जाने वाले पुरस्कार और दंड द्वारा निर्धारित है। ये गलत है, ये नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें दंड और पुरस्कार के द्वारा नियंत्रित कर रहा है, तो यानी कि शिक्षक के द्वारा नियंत्रित हो रही है ये। ऑप्शन सी एक कक्षा जिसमें शिक्षक निर्देश देता है और छात्रों को नोट्स याद करा रहा है, ये भी शिक्षक केंद्रित है। या ऑप्शन डी एक कक्षा जिसमें छात्र जो चाहे करते हैं जबकि शिक्षक चुपचाप देखते हैं, ये भी गलत हो जाएगा। चुपचाप नहीं देखेंगे, निर्देश देंगे, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं इसका। एक कक्षा जिसमें छात्र समूह में बैठे हैं और शिक्षक बारी बारी से प्रत्येक में जाते हैं, यह स्थिति बाल केंद्रित कक्षा का उदाहरण है। बाल केंद्रित कक्षा वह है जो बच्चों के अनुभवों और ज़रूरतों को प्रधानता देती है और बच्चों को एक कार्य या कक्षा की गतिविधियों को सीखने के लिए उनकी रणनीति को बढ़ावा देने के लिए पर्याप्त अवसर प्रदान करती है। बच्चों की सक्रिय भागीदारी बच्चों के व्यक्तित्व को सीखने और आकार देने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। बाल केंद्रित कक्षा की प्रमुख विशेषता यह है कि शिक्षक के मार्गदर्शन में साथ छात्रों को अपनी समझ बनाने के लिए जिम्मेदार बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। गोल्डन रूल में प्रदर्शित आदर्श पारस्परिकता का विचार कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास के किस चरण की प्रमुख विशेषता है? ऑप्शन ए सामाजिक व्यवस्था अभिविन्यास, या ऑप्शन बी सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास, या ऑप्शन सी सार्वभौमिक नैतिक अभिविन्यास, या ऑप्शन डी अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास। गोल्डन रूल में प्रदर्शित आदर्श पारस्परिकता का विचार कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास के अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास चरण की प्रमुख विशेषता है। इस अवस्था में बच्चों में एक दूसरे के प्रति सम्मान करने की भावना होती है तथा दूसरों से भी सम्मान पाने की इच्छा जाहिर की जाती है। इस चरण में बच्चा अच्छा बनकर अन्य व्यक्तियों से प्रशंसा प्राप्त करना चाहते हैं। वे अच्छे बालक अथवा अच्छी बालिका जैसा व्यवहार करने में रुचि लेते हैं। जो कुछ अन्यों को अच्छा लगे या अन्यों की सहायता करे या अन्यों के द्वारा स्वीकृत हो वही उत्तम माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार बुद्धि क्या है? ऑप्शन ए व्यवहार में सकारात्मक परिवर्तन, ऑप्शन बी व्यवहार में नकारात्मक परिवर्तन, ऑप्शन सी मूल उत्पादों का उत्पादन करने की क्षमता, या ऑप्शन डी कई विशिष्ट क्षमताओं का एक समूह। करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी कई विशिष्ट क्षमताओं का एक समूह। हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार बुद्धि कई विशिष्ट क्षमताओं का एक समूह है,
अर्थात बुद्धि का स्वरूप एकाकी न होकर बहुप्रकारी होता है। इन्होंने बताया कि किसी भी चीज़ को समझने या समझाने के कई अलग अलग तरीके हो सकते हैं। उन्होंने 8 तरह की बुद्धि बताई। ये 8 बुद्धि परस्पर एक दूसरे से स्वतंत्र होती हैं एवं प्रत्येक के क्रियाशील होने के ढंग अलग अलग होते हैं। बुद्धि के 8 प्रकार क्रमशः भाषाई बुद्धि, तार्किक गणितीय बुद्धि, स्थानिक बुद्धि, शारीरिक गतिकी बुद्धि, संगीत बुद्धि, अंतर्वैयक्तिक बुद्धि, अंतर्वैयक्तिक बुद्धि तथा प्राकृतिकवादी बुद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। अभिकथन दे रखा है, शिक्षकों को मानकीकृत पाठ्यक्रम, शिक्षाशास्त्र और मूल्यांकन के तरीकों का पालन करना चाहिए। इसका कारण दे रखा है, शैक्षिक प्रणालियों को बच्चों के बीच व्यक्तिगत मतभेदों को नज़रअंदाज करना चाहिए और उन्हें खारिज करना चाहिए। देखते हैं, तो इसमें ऑप्शन ए दे रखा है, ए और आर दोनों सही हैं, आर सही व्याख्या करता है ए की। ऑप्शन बी, ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर सही व्याख्या नहीं है ए की। ऑप्शन सी, ए सही है लेकिन आर गलत है। ऑप्शन डी, ए और आर दोनों गलत हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, ए और आर दोनों गलत हैं। क्योंकि शिक्षकों को मानकीकृत पाठ्यक्रम, शिक्षाशास्त्र और मूल्यांकनों के तरीके पर ज़्यादा बल न देकर छात्रों को सक्रिय रूप से अधिगम करने हेतु प्रोत्साहित करना चाहिए। साथ ही शिक्षक प्रणालियों को बच्चों के बीच व्यक्तिगत मतभेदों को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, बल्कि उन्हें अपने अपने मतों को प्रस्तुत करने का समान अवसर देना चाहिए। इससे बच्चे अधिगम के प्रति रुचि लेंगे और उनका सतत विकास हो सकेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। लड़कियों को भाषाओं और कलाओं को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना और गणित और विज्ञान को अपनाने के लिए हतोत्साहित करना एक उदाहरण है। ऑप्शन ए, जेंडर समानता का, नहीं। ऑप्शन बी, जेंडर स्थिरता, नहीं। ऑप्शन सी, जेंडर भेदभाव, करेक्ट ऑप्शन है जेंडर भेदभाव हो रहा है ये, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। लड़कियों तथा को भाषाओं और कलाओं को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना और गणित और विज्ञान को अपनाने के लिए हतोत्साहित करना जेंडर भेदभाव, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन का एक उदाहरण है। जेंडर भेदभाव से तात्पर्य बालक तथा बालिकाओं के मध्य व्यापक लैंगिक असमानता से है। बालक तथा बालिकाओं में उनके लिंग के आधार पर भेद करना, जिसके कारण बालिकाओं को समाज में शिक्षा तथा पालन पोषण में बालकों से निम्नतम स्तर की स्थिति में रखा जाता है, जिससे वे पिछड़ जाती हैं, जेंडर भेदभाव कहलाता है। जेंडर भेदभाव की वजह से महिलाएं उस सामाजिक दर्जे से हमेशा वंचित रहीं जो पुरुष वर्ग को प्राप्त होता रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सामाजिक रचनात्मक दृष्टिकोण के अनुसार भाषा और विचार के बीच संबंध का सही वर्णन करता है? ऑप्शन ए, भाषा विचार निर्धारित करती है। ऑप्शन बी, विचार भाषा द्वारा शासित और निर्देशित होता है। ऑप्शन सी, भाषा और विचार के बीच संबंध द्विदिशात्मक है। या ऑप्शन डी, भाषा और विचार स्वतंत्र संज्ञानात्मक क्षमताएं हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भाषा और विचार के बीच द्विदिशात्मक संबंध है। सामाजिक रचनात्मक दृष्टिकोण के अनुसार भाषा और विचार के बीच संबंध का सही वर्णन यह है कि भाषा और विचार के बीच संबंध द्विदिशात्मक है। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचारों को अभिव्यक्त करते हैं। प्राकृतिक सौंदर्य को ज्ञानेंद्रियों द्वारा महसूस करने पर जो शब्द या वाक्य हमारे मन में उभर आते हैं उसे विचार कहते हैं। भाषा का विकास सामाजिक पारस्परिक क्रिया के द्वारा संप्रेषण से होता है। भाषा केवल समाज में संप्रेषण के लिए ही नहीं, अपितु अपने आप को निर्देशित करने के लिए भी भाषा का प्रयोग होता है। भाषा से अपना व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। मूल्यांकन करने के लिए भाषा का प्रयोग सामाजिक रचनावाद में होता है। बालक को उससे अधिक ज्ञान वाले व्यक्ति के संपर्क में रखना चाहिए, जिससे बालक अपने अधिकतम विकास को प्राप्त कर सके, जिससे बालक विचार का सुदृढ़ीकरण भी कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। सीखने के आकलन के बजाय सीखने के लिए आकलन पर ध्यान केंद्रित करना सुनिश्चित करने के लिए इसमें क्या शामिल करना महत्वपूर्ण है? स्वमूल्यांकन, सेल्फ असेसमेंट, या सहकर्मी मूल्यांकन, पीयर असेसमेंट, या गुणात्मक प्रतिक्रिया,
क्वांटिटेटिव फीडबैक या मात्रात्मक मापदंडों के आधार पर छात्रों के बीच तुलना। ऑप्शन ए दे रखा है तीसरा और चौथा सही है, ऑप्शन बी पहला दूसरा तीसरा सही है, या ऑप्शन सी दूसरा तीसरा चौथा सही है, या ऑप्शन डी पहला दूसरा तीसरा चौथा सही है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पहला दूसरा तीसरा सही है। सीखने के आकलन के बजाय सीखने के लिए आकलन पर ध्यान केंद्रित करना सुनिश्चित करने के लिए इसमें निम्न को शामिल करना महत्वपूर्ण है। किस किस को? स्वमूल्यांकन, सहकर्मी मूल्यांकन, गुणात्मक प्रक्रिया। सीखने के लिए आकलन को निर्माणात्मक आकलन भी कहा जाता है। इस प्रकार के आकलन का मुख्य प्रयोजन छात्रों को वह रचनात्मक प्रतिक्रिया प्राप्त करने में सक्षम बनाना है जो उन्हें बेहतर सीखने और प्रभावी प्रगति करने में उनकी मदद कर सके। ऐसी प्रतिक्रिया आमतौर पर शिक्षकों द्वारा दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। निम्नलिखित में से कौन सी प्रथा शिक्षा में समावेशन को बढ़ावा देती है? ऑप्शन ए छात्रों को शारीरिक दंड, या ऑप्शन बी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सिखाना, या ऑप्शन सी विविधता का सम्मान, या ऑप्शन डी मानकीकृत पाठ्यक्रम। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी विविधताओं के लिए सम्मान या विविधताओं का सम्मान। विविधता का सम्मान करने की प्रथा शिक्षा में समावेशन को बढ़ावा देती है। शिक्षा में समावेशन से तात्पर्य है कि व्यक्तिगत विभिन्नताओं के बावजूद सभी छात्र एक ही स्कूल में पढ़ते हैं। समावेशन एक प्रक्रिया है जिसमें प्रत्येक विद्यालय को दैहिक, संवेगात्मक तथा सीखने की आवश्यकता को पूरा करने के लिए संसाधनों का विस्तार करना होता है। शिक्षा में समावेशन से छात्रों में आत्मविश्वास की भावना का उदय हो जाता है तथा खुद की दिव्यांगता पर दया जैसे भाव नहीं रहते। वे स्वयं को आम बालकों जैसा ही समझते हैं। यह दिव्यांग बालकों को उनके व्यक्तिगत अधिकारों के रूप में स्वीकार करता है। यह विशिष्ट बच्चों को आत्मनिर्भर बनाकर उन्हें समाज की मुख्य धारा से जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। निम्नलिखित में से कौन सी दिव्यांगता ध्यान देने और कार्यों में लंबी अवधि की भागीदारी को बनाए रखने में चुनौतियों का कारण बनती है? ऑप्शन ए ध्यान अवधान अतिक्रियाशीलता विकार, यही इसका करेक्ट आंसर है। अटेंशन डेफिशिएंसी हाइपर एक्टिविटी ऑर्डर, जिसे कहते हैं ADHD। अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर ADHD ध्यान देने और कार्यों में लंबी अवधि की भागीदारी को बनाए रखने में चुनौतियों का कारण बनती है, अर्थात यह ध्यान की कमी और अत्यधिक सक्रियता की बीमारी है। इसकी समस्या ऐसे परिवारों में अधिक बिगड़ सकती है जहां घरों में तनाव का माहौल रहता है और जहां पढ़ाई पर अधिक जोर देने की प्रवृत्ति रहती है। ADHD की समस्या ज़्यादातर प्री स्कूल या KG तक के बच्चों में होती है, अतः यह वयस्कों में भी हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। विभिन्न भाषाई पहचान वाले शिक्षार्थियों वाली कक्षा में एक शिक्षक को किसका अभ्यास करना चाहिए? विभिन्न भाषाई पहचान वाली कक्षा की बात चल रही है, तो इसका सीधा सही है मल्टीलिंगुअलिज्म, बहुभाषावाद। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है इसका। देखते ही बार दो इसका तो ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। संचार के लिए बहुमाध्यम के उपयोग से निम्नलिखित में से किसके समावेशन में मदद मिलेगी? फर्स्ट ऑप्शन बौद्धिक चुनौतियों वाले छात्र, सेकंड ऑप्शन प्रतिभाशाली छात्र, थर्ड ऑप्शन स्वलीनता वाले छात्र, या फोर्थ ऑप्शन पठन वैकल्य वाले छात्र। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका करेक्ट। 1 2 3 4 चारों सही हैं। संचार के लिए बहुमाध्यम के उपयोग से निम्नलिखित छात्रों के समावेशन में मदद मिलेगी। कौन कौन से? बौद्धिक चुनौतियों वाले छात्रों को, स्वलीनता वाले छात्रों को, प्रतिभाशाली छात्रों को, पठन वैकल्य वाले छात्रों को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दी गई दिव्यांगता और संबंधित छात्रों के समावेशन हेतु यथोचित संयोजन रणनीति का सही युग्म है? डिसकैलकुलिया, इसमें कैलकुलेशन नहीं कर पाता है तो ये तो गलत है। डिसलेक्सिया, इसमें लिखने संबंधित नहीं, इसमें पढ़ने से संबंधित विकार होता है। विजुअल एम्पावरमेंट, पाठ को पढ़ने के लिए सॉफ्टवेयर प्रदान करना, ये ठीक है।
स्वलीनता, ऑटिज्म, दृश्य अधिकार बढ़ाना, नहीं ये भी गलत है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प विद्यार्थियों की सोच को सुसाध्य नहीं करता है? सक्रिय भागीदारी, सार्थक गतिविधियाँ, या निष्क्रिय सुनना, या सामाजिक भागीदारी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा निष्क्रिय सुनना, ये सुसाध्य नहीं करता। निष्क्रिय सुनना विद्यार्थियों की सोच को सुसाध्य नहीं करता है। इसके अलावा सक्रिय भागीदारी, सार्थक गतिविधियाँ एवं सामाजिक भागीदारी के द्वारा विद्यार्थियों की सोच को सुसाध्य करने में मदद मिलती है। सक्रिय अधिगम में विद्यार्थी सक्रिय सहभागिता करता है तथा विषय वस्तु के अनुसार गतिविधि, प्रयोग आदि कार्य स्वयं करता है। दूसरे लोगों के व्यवहार देखकर उसमें सीखना सामाजिक भागीदारी द्वारा सीखना कहलाता है। अतः सक्रिय भागीदारी द्वारा सीखने से विद्यार्थियों को लंबे समय तक अध्ययनरत रहने में मदद मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। छात्रों के लिए व्यावहारिक करके सीखने वाली गतिविधियों की खाली जगह से छात्रों के अधिगम को खाली जगह की संभावना है। यानी कि अगर करके सीखने वाली गतिविधियों को टाल दिया जाए तो छात्रों का अधिगम सुधारा जा सकता है, गलत ऑप्शन होगा। अगर इन्हें सुविधा देने से बढ़ावा मिलेगा, ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ये है आपका ऑप्शन बी करेक्ट है। छात्रों के लिए व्यावहारिक करके सीखने वाली गतिविधियों को सुविधा देने से छात्रों के अधिगम को बढ़ने की संभावना है। जब बालक किसी कार्य को स्वयं करके सीखता है तो वह करके सीखने की गतिविधि के अंतर्गत आता है। जो कार्य स्वयं करके सीखा जाता है उसका अधिगम स्थायी और लंबे समय तक चलता है। यह स्वशिक्षा और आत्म मूल्यांकन को बढ़ावा देता है और वास्तविक जीवन की समस्याओं को हल करने का वास्तविक अनुभव देता है। स्वयं सीखने के कौशल भावनात्मक विकास, शारीरिक समन्वय और अनुभूति के विकास को सुनिश्चित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। अधिगम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? यानी कि ऑप्शन ए, छात्र सबसे अच्छा तब सीखते हैं जब वे उन गतिविधियों में भाग लेते हैं जो उनके संदर्भ में संबंधित हैं, ये सही है। बाकी ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन बी, छात्र सबसे अच्छा तब सीखते हैं जब वे उन गतिविधियों में भाग लेते हैं जो उनके संदर्भ में संबंधित नहीं होती, गलत ऑप्शन है। ऑप्शन सी, छात्र जब अर्थहीन गतिविधियों में भाग लेते हैं तो सबसे अच्छा सीखते हैं, गलत है। यांत्रिक गतिविधियों में भाग लेने पर छात्र सबसे अच्छा सीखते हैं, गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। एक नए विषय का परिचय देते समय शिक्षक को प्रश्न पूछने चाहिए जो ऑप्शन ए, छात्रों से पूरी तरह अपरिचित हों, गलत है। ऑप्शन बी, उनकी संज्ञानात्मक क्षमताओं से काफ़ी परे हों, ये भी गलत होगा। ऑप्शन सी, पढ़ाए जाने वाले विषय से संबंधित नहीं हों, ये भी गलत हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, अध्ययन किए जाने वाले विषय को छात्रों के पूर्व ज्ञान से जोड़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 25। छात्रों का सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ ऑप्शन ए, सीखने की प्रक्रिया में न्यूनतम भूमिका निभाता है, नहीं तो सीखने की प्रक्रिया में कोई भूमिका नहीं निभाता, ये भी गलत है। ऑप्शन बी भी। ऑप्शन सी, सीखने की प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। एक शिक्षक का इरादा अपने छात्रों के बीच चिंतनशील कौशल की सुविधा प्रदान करना है। इसके लिए उसे क्या करना चाहिए? ऑप्शन ए, छात्रों से बोर्ड पर लिखी सामग्री को कॉपी करने के लिए कहना चाहिए, गलत है, रटंत विद्या हो जाएगी। ऑप्शन बी, छात्रों को अपनी समझ के बारे में सवाल पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, ये सही हो सकता है। ऑप्शन सी, छात्रों को गलत है रटने वाला। ऑप्शन डी, छात्रों के व्यवहार को उद्दीपन प्रतिक्रिया संबंध का अनुकूलित करना चाहिए, ये भी गलत ऑप्शन हो जाएगा। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। एक शिक्षक का इरादा अपने छात्रों के बीच चिंतनशील कौशल की सुविधा प्रदान करता है। इसके लिए उसे छात्रों को अपनी समझ के बारे में सवाल पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, क्योंकि यह पूर्व ज्ञान का पता लगाकर आगे आने वाले ज्ञान से उसका संबंध जोड़ने में सहायक होता है। साथ ही यह ज्ञात करने के लिए कि बच्चे पढ़े हुए पाठ से कितना ज्ञान अर्जित किए हैं,
इससे बच्चों की समस्याओं को जानने और उनके निवारण में सहायता मिलेगी। प्रश्न पूछने से छात्रों में रुचि एवं जिज्ञासा बनी रहेगी और वह कक्षा में सहयोग से ही उत्तर ढूंढने का प्रयास करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। एक शिक्षक को निम्न में से क्या करना चाहिए? ऑप्शन ए, छात्रों को स्वयं अपनी त्रुटियों की पहचान करने के लिए हतोत्साहित करना चाहिए। गलत, प्रोत्साहित करेगा। ऑप्शन बी, छात्रों द्वारा दी गई भ्रांतियों को नज़रअंदाज करना चाहिए। गलत है। ऑप्शन सी, छात्रों की भ्रांतियों को मजबूत करना चाहिए। गलत, मजबूत नहीं करेगा। या ऑप्शन डी, छात्रों को अपनी त्रुटियों को स्वयं ठीक करने के लिए पाठ प्रदान करनी चाहिए। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। एक छात्र परीक्षा से पहले बहुत घबराया हुआ है और उच्च स्तर की चिंता महसूस कर रहा है। उसकी इस भावनात्मक स्थिति का क्या प्रभाव पड़ने की संभावना है? तो ऑप्शन ए, यह प्रदर्शन के लिए आंतरिक प्रेरणा का कारण बनेगा। गलत है, आंतरिक प्रेरणा का कारण नहीं बनेगा वो उसके लिए। ऑप्शन बी, इसका परीक्षा में उसके प्रदर्शन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। गलत, प्रभाव पड़ेगा। ऑप्शन सी, इसकी वजह से परीक्षा में उसके प्रदर्शन में सुधार होगा। गलत है, चिंता से सुधार थोड़ी हो जाएगा। या ऑप्शन डी, यह परीक्षा में उसके प्रदर्शन को नकारात्मक रूप से प्रभावित करेगा। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है, नकारात्मक रूप से प्रभाव करेगा। एक छात्र परीक्षा से पहले बहुत घबराया हुआ है और उच्च स्तर की चिंता महसूस कर रहा है। इसकी इस भावनात्मक स्थिति का यह प्रभाव पड़ने की संभावना है कि यह परीक्षा में उसके प्रदर्शन को नकारात्मक रूप से प्रभावित करेगा। चिंता संज्ञानात्मक, शारीरिक, भावनात्मक और व्यावहारिक विशेषता वाले घटकों की मनोवैज्ञानिक और शारीरिक दशा है। यह घटक एक अप्रिय भाव बनाने के लिए जुड़ते हैं, जो कि आमतौर पर बेचैनी, भय, डर आदि से संबंधित हैं। चिंता से न केवल हमारे दैनिक जीवन के क्रियाकलाप प्रभावित होते हैं, वरन हमारे निष्पादन, बुद्धिमत्ता, सृजनात्मकता इत्यादि भी नकारात्मक ढंग से प्रभावित होते हैं। इस स्थिति से बचने के लिए शिक्षक को छात्रों को परीक्षा के प्रति सकारात्मक रूप से प्रोत्साहित करना चाहिए, जिससे उनकी चिंता का स्तर कम हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। निम्नलिखित में से कौन सा प्रेरण के स्रोत और प्रेरणा के प्रकार का सही मिलाप युग्म है? जिज्ञासा आंतरिक प्रेरणा है, या ऑप्शन बी, समकक्षियों की सराहना आंतरिक प्रेरणा है, या आंतरिक नहीं होगी, बाह्य है। शिक्षक की प्रशंसा आंतरिक प्रेरणा है, नहीं, ये भी बाह्य है। या ऑप्शन डी क्या कह रहा है, मैच में ट्रॉफी आंतरिक प्रेरणा है, ये भी गलत है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है, जिज्ञासा आंतरिक प्रेरणा है। जिज्ञासा जो है, क्यूरियोसिटी, आंतरिक प्रेरणा है। प्रेरणा के स्रोत और प्रेरणा के प्रकार का सही मिलाप युग्म जिज्ञासा आंतरिक प्रेरणा है। आंतरिक प्रेरणा व्यवहार को संदर्भित करती है जो आंतरिक पुरस्कारों से प्रेरित होती है। दूसरे शब्दों में, व्यवहार में शामिल होने की प्रेरणा व्यक्ति के भीतर से उत्पन्न होती है, क्योंकि यह स्वाभाविक रूप से आपको संतुष्ट करती है। यह इच्छा की तरह होती है जो हमारे भीतर से उत्पन्न होती है। उदाहरण के लिए, एक कलाकार को पेंट करने के लिए प्रेरित किया जा सकता है, क्योंकि यह उसको आनंद और शांति प्रदान करता है। आंतरिक प्रेरणा किसी कार्य विशेष वाले व्यक्ति के गुणों को परिभाषित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 और इस सेट का लास्ट क्वेश्चन है ये। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प किसी संप्रत्यय की समझ को सुसाध्य नहीं करेगा? नहीं पूछ रहा है। छात्रों को शिक्षक द्वारा दिए गए नोट से उत्तर की प्रतिलिपि बनाने के लिए कहना। ऑप्शन बी, छात्रों से संप्रत्यय को अपने शब्दों में समझने के लिए कहना। ये तो करेगा सुसाध्य, तो ये नहीं हो सकता इसका उत्तर। ऑप्शन सी, विद्यार्थियों से विशिष्ट उदाहरणों से सिद्धांत बनाने के लिए कहना। ये भी करेगा, नहीं हो सकता उत्तर। या छात्रों से विभिन्न स्थितियों के बीच समरूपक उत्पन्न करने के लिए कहना। ये भी करेगा, ये भी नहीं हो सकता। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, छात्रों को शिक्षक के द्वारा दिए गए नोट से उत्तरों की प्रतिलिपि बनाने के लिए कहना, यानी रटंत विद्या पे आ जाएगा ये, जबकि ये गलत हो जाएगा।
छात्रों को शिक्षक द्वारा दिए गए नोट से उत्तरों की प्रतिलिपि बनाने के लिए कहना किसी संप्रत्यय की समझ को सुसाध्य नहीं करेगा, बल्कि इससे छात्रों का सामर्थ्य व्यर्थ होगा। इसलिए छात्रों से संप्रत्यय को अपने शब्दों में समझाने के लिए कहना चाहिए, जिससे छात्र अधिगम हेतु प्रोत्साहित होकर सक्रिय रूप से सीखेंगे। साथ ही छात्रों से विशिष्ट उदाहरणों से सिद्धांत बनाने के लिए कहना तथा छात्रों से विभिन्न स्थितियों के बीच समरूपक उत्पन्न करने के लिए कहना किसी संप्रत्यय की समझ को सुसाध्य करने में सहायक होंगे। तो दोस्तों, ये हमारा सेट 2 दूसरा सेट कंप्लीट हो चुका है। सीटेट 2023 दिसंबर के लिए 20 अगस्त में आपका एग्ज़ाम है। तो अपने एग्ज़ाम के लिए अच्छे से तैयारी करते रहिए और मैं डेली एक सेट अपडेट कराता रहूँगा आपको। डेली आपको बस एक सेट को देखना है, आपके इसमें 22+ क्वेश्चन आ जाएंगे आराम से CDP में। दोस्तों, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। थैंक यू।